स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम बात कर रहे थे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की, और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ड्यू डेट्स और इंस्टॉलमेंट के बारे में बात की। अब हम कुछ और पॉइंट्स की डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में तो ड्यू डेट्स और इंस्टॉलमेंट की बात हमारी हो गई थी लास्ट वीडियो में। सेकंड पॉइंट पे मैं आ रही हूँ, दैट इज़ अ पर्सन जो कि पे करता है इंस्टॉलमेंट या इंस्टॉलमेंट्स। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको वैसे ही क्लियर कर देती हूँ। जैसे इस पॉइंट में आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक बार। मान लीजिए आपने पहली ही किस्त जो है अपनी मर्ज़ी से 50% पे कर दी, ठीक है। 15% की बजाय आपने 50% पे कर दी, तो गवर्नमेंट को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उन्हें तो टैक्स से मतलब है, आप चाहे एक बार में 100% दे दो या आप इंस्टॉलमेंट में दो, लेकिन ड्यू डेट से पहले देना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं और मैंने 50% इंस्टॉलमेंट अपनी दे दी है, तो अब मेरे को ये बताइए कि मेरी जो वैसे तो लाइबिलिटी तो यही है ना कि 15% देने की है, 30 देने की है, एंड 30 एंड फिर 25 देने की है। तो अगर मैं अगली किस्त नहीं भी देती ना तो भी काम चल जाएगा, कारण कि भाई 45 क्या, वो तो 50 जा चुका है सरकार के पास। अब सरकार कुछ नहीं बोलेगी। जब तक ये वाली किस्त ड्यू नहीं होती ना, तब तक उनको बोलने का अधिकार ही नहीं है। कारण ये है कि मैं ऑलरेडी 50% दे चुकी हूँ। मैं 15% के साथ साथ 30% अगला भी, और इसके बाद इसका भी 5% मैं दे चुकी हूँ। जो ये हमारा ये वाला 30% है, तीसरी किस्त है जो। आप समझ में आया। हमको ये क्लियर करना होगा कि अगर असेसी अपनी इंस्टॉलमेंट को रिड्यूस तो देखो ध्यान से करना पड़ेगा। रिड्यूस मैं नीचे वाले तो कर सकती हूँ क्योंकि मैं ऊपर ज़्यादा दे चुकी हूँ, लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं 15 की जगह सीधा 10 दे दूँ, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई रीज़न हो या कुछ और, जैसे कि मान लीजिए अब ये हो 10% का तो खैर हो ही नहीं सकता, वो तो देना तो आपको 15% ही पड़ेगा। बट कई बार कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि टैक्स उस समय क्रिएट ही नहीं होता, जब होगा नहीं है एडवांस टैक्स उतना होगा नहीं, या उस समय क्रिएट ही नहीं होगा, तो फिर आप किस्त भी कैसे दोगे, ठीक है ना। तो मेरे जो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप अपनी इंस्टॉलमेंट को कहीं पे भी ज़्यादा दे देते हो तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप कम कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। लेकिन ड्यू डेट से पहले उतना परसेंटेज चला ज़रूर जाना चाहिए, ये हमने इंश्योर करना है। तो जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो यही है सेकेंड पॉइंट पे, कि हम लोग अपनी इंस्टॉलमेंट को इंक्रीज़ और रिड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। नेक्स्ट इज़ थर्ड पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट में ये कहना चाह रहा है वो कि हमने अपना एडवांस टैक्स पे कर दिया, ठीक है। हमने अपने हिसाब से सही कैलकुलेट किया और दे दिया, बट असेसिंग ऑफिसर इज़ ऑफ द ओपिनियन, उसको लग रहा है कि नहीं हमने गलत दिया है, हमने कम दिया है। प्रॉब्लम उनको सिर्फ कम से होती है, ज़्यादा से खैर कभी भी नहीं होती प्रॉब्लम। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगे, उसने अपना कैलकुलेट किया और उसको लगे कि आपने एडवांस टैक्स जो है जितना बनता था उतना पे नहीं किया, तो वो आपको फाइनेंशियल ईयर के फरवरी यानी कि 28 या 29 फरवरी जो भी हमारा ईयर होता है उसके हिसाब से आपने मतलब असेसिंग ऑफिसर आपको फरवरी के आखिरी दिन यानी कि 28 फरवरी मान लो है, तो उससे पहले ही वो आपको इंटीमेट करेगा कि भाई आप जो है अपना ये इंस्टॉलमेंट इस तरीके से पे करो। तो आपको एक नोटिस भेजेगा, लेकिन डेट से पहले यानी कि 28 या 29 फरवरी से पहले वो आपको नोटिस भी देगा, और उसके बाद वो आपको क्या करेगा, आपसे टैक्स की डिमांड करेगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। मान लीजिए उसने नोटिस भेजा नहीं है या उसका अभी भेजने का इरादा है, लेकिन हमने 1 मार्च से पहले यानी वही 29 मतलब 29 या 28 फरवरी एक ऑलमोस्ट होगी, वही डेट होगी ना, ऑलमोस्ट सेम ही हो गई। उससे पहले अगर हम अपनी रिटर्न भर देते हैं और रिटर्न में मान लीजिए हमने वो अमाउंट ऑलरेडी भर दिया, जब रिटर्न भी भरा आपने तो टैक्स भी भर दिया। जब आपने टैक्स भर ही दिया तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। फिर असेसिंग ऑफिसर ने अगर आपके लिए कोई ऑर्डर बनाया भी होगा, नोटिस वगैरह तैयार भी किया होगा, तो वो अपने नोटिस में चेंजेस लाएगा, क्योंकि अभी तक उसका नोटिस हमें मिला नहीं, उससे पहले ही हमने रिटर्न भर दी, ठीक है। हमने ड्यू डेट से पहले तो एडवांस टैक्स पे नहीं किया था, ये तो हमारी प्रॉब्लम थी, गलती थी। असेसिंग ऑफिसर को लगा कि या तो पे नहीं किया या कम पे किया है, तो वो अपना ऑर्डर उसने बनाया, नोटिस बनाया और वो हमें भेजने वाला था, उससे पहले ही हमने रिटर्न भर दी। अब रिटर्न में हमने हो सकता है हमने अपने रिटर्न में पहले से भी ज़्यादा टैक्स भर दिया हो, ठीक है ना। तो फिर तो असेसिंग ऑफिसर को अपने ऑर्डर में अमेंडमेंट करना होगा।
या अगर उसे लग रहा है कि हमने कुछ टैक्स पे कर दिया है, कुछ अभी भी नहीं किया है, तो पहला ऑर्डर तो पूरे टैक्स का था ना, लेकिन अब नया ऑर्डर वो तैयार करेगा और उसमें वो टैक्स उतना भरेगा जितना वो हमसे चाहता है। ठीक है, 5th पॉइंट पे आ जाते हैं। मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने जो हमें ऑर्डर भेजा, नोटिस भेजा, उसमें वो हमसे डिमांड कर रहा है 15,000 एडवांस टैक्स की, जबकि मैंने कैलकुलेट किया है मेरा टैक्स और मुझे लगता है ये तो 12,000 ही बना। तो मुझे असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट करना है कि भाई ये वाला टैक्स इस तरीके से इतना बना है। तो असेसिंग ऑफिसर ऑब्वियसली उसको भी एक बार ज़रूर नोटिस करेगा और उस चीज़ को चेक करेगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज़, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो असेसिंग ऑफिसर हमें नोटिस भेज रहा है उसमें जो अमाउंट है वो कम है और जो एक्चुअल अमाउंट हमारा बन रहा है हमारे हिसाब से वो ज़्यादा बन रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। पहले वाले में तो मैंने ये कह दिया कि टैक्स कम बन रहा है और वो मेरे को नोटिस ज़्यादा का दे रहा है, तो मैंने उसको इंटीमेट कर दिया। दूसरे केस में रिवर्स पोजीशन भी हो सकती है कि उन्होंने जो हमें नोटिस भेजा है उसके हिसाब से टैक्स जो है कम बन रहा है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स ज़्यादा बन रहा है। तो ईमानदारी का परिचय देते हुए मैंने ये बात भी उनके नोटिस में ले आई, राइट। क्योंकि बात वही है, आज नहीं तो कल अगर ये गलती होगी तो पकड़ में तो आ ही जानी है। ये तो है नहीं कि आप टैक्स से बच जाओगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर इस तरीके की कोई एडजस्टमेंट करनी है तो असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट किया जा सकता है और फिर वो अपने नोटिस ऑफ डिमांड जो है उसमें वो उस तरीके की चीज़ें बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन। वही पॉइंट मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ कि कुछ केसेस में अगर मान लीजिए आपकी इनकम 15 मार्च के बाद क्रिएट हुई है तो टैक्स भी आपका 15 मार्च के बाद क्रिएट होगा उस इनकम पर। देन यू विल हैव टू पे द एडवांस टैक्स ऑन दैट इनकम इन बिटवीन 15 मार्च एंड 31 मार्च। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो अगर कोई पर्सन 15 मार्च से लेट करता है तो उसके ऊपर अंडर सेक्शन 234C बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर आप एडवांस टैक्स जो है टाइम से पहले नहीं देते हो। ठीक है, लेकिन इस केस में नहीं देने की ज़रूरत, कारण क्योंकि इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। चलिए, नेक्स्ट आ रहा है हमारा पॉइंट जो है इंस्टॉलमेंट का। वो मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। 15 जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च का जो सीन था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा हाँ, ये 15 मार्च को लेकर ही एक और पॉइंट हमारे आगे आया है कि कुछ ऐसे एसएससी होते हैं जो हम एलिजिबल एसएससी बोलते हैं, जिनके ऊपर सेक्शन 44AD एंड 44ADA अप्लाई होते हैं। आपको याद दिला दूँ, ये वो सेक्शन है जो प्रिजम्पटिव बेसिस पर जब हम बिजनेस और प्रोफेशन के इनकम को जज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये उन लोगों पर ये अप्लाई होता है ये सेक्शन। तो अगर ऐसे कोई एसएससी हैं और उनको एडवांस टैक्स पे करना है तो उनके लिए कंपलसरी है कि उनको सारा एडवांस टैक्स जो है वो ऑन और बिफोर 15 मार्च, मतलब उनको इकट्ठा, उनको इंस्टॉलमेंट का कोई चक्कर नहीं है। और 15 मार्च से एकदम पहले सारा का सारा दे सकते हैं। दे विल पे द होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 15 मार्च ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो उनके लिए पहली 3 इंस्टॉलमेंट का कोई सीन नहीं है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से TDS आपने पे कर दिया तो दोबारा नहीं पे करना ना। सिमिलरली अब एडवांस टैक्स आप पे कर चुके हो तो जब अब एक्चुअल टैक्स कैलकुलेशन होगा, असेसिंग ऑफिसर करेगा या रेगुलर असेसमेंट होगा, तो उस समय जो टैक्स बनेगा तो वो तो ऑलरेडी आप पे कर ही चुके हो, तो इसका मतलब दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो टैक्स आप पे करते रहते हो साथ साथ, एडवांस टैक्स है या TDS है, इसका क्रेडिट आपको लास्ट में मिल जाता है, जो आपका नेट टैक्स लायबिलिटी जब आप कैलकुलेट करते हैं ना। आपने इंडिविजुअल के चैप्टर में ज़रूर ये देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जहाँ पर हमने ये देखा कि हमारा पेमेंट इतना, मतलब टैक्स इतना बना और मैंने इतना एडवांस टैक्स पे कर दिया, इतना मेरा TDS बन गया, अभी जो बचा वो मेरा नेट पे टैक्स लायबिलिटी है। तो ये उसी चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे 1-2 न्यूमेरिकल ताकि हम जो है आगे चल सके। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 लेके आ रही हूँ
और सिंपल से इलस्ट्रेशन है, बहुत ही सिंपल है। बस मेन फोकस इस चैप्टर में हमें एडवांस टैक्स पे रखना है कि कैसे तो हम ड्यू डेट्स देखेंगे और कैसे हम उसकी इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। बाकी की कैलकुलेशन आपकी पहले की ही न्यूमेरिकल है, कुछ नई बात नहीं है। श्री बोस जो है उन्होंने एस्टिमेट किया है अपनी फॉलोइंग इनकम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की इस तरीके से। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल, मतलब उन्होंने कैलकुलेट करके एकदम, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब लेने के बाद जो इनकम आई है वो आई है उनकी 75,000। तो ये 75,000 आ गई। नाउ नेक्स्ट इनकम आई है उनकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल, ये भी टैक्सेबल है। जब टैक्सेबल वर्ड आ जाए तो समझ लो कि उन्होंने कैलकुलेट करके दिया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये 7,07,500 आ गई। नेक्स्ट इज़ डिविडेंड फ्रॉम एक्स एंड कंपनी। डिविडेंड कितना है? 10,000। 10 लाख से नीचे डिविडेंड वैसे एग्जाम्प्ट है तो हमने उसको एग्जाम्प्ट कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पेबल एज एडवांस टैक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बनाऊंगी क्या? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, क्योंकि जब तक टोटल इनकम नहीं कैलकुलेट करूंगी तो मुझे टैक्स का पता नहीं लगेगा। सो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फलान जो भी पर्सन का नाम है फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, डिविडेंड एग्जाम्प्ट हो गया। लेस डिडक्शन, डिडक्शन कोई है ही नहीं तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ही आपकी टोटल इनकम है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। पहला स्टेप होगा जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। दूसरे स्टेप में आते हैं कि हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स पेबल। तो आप एडवांस वर्ड भी यूज़ ना भी करो तो एक्चुअली एडवांस ही होता है, क्योंकि हमको 10,000 से ऊपर टैक्स देना ही देना है, तो इसलिए आप एडवांस टैक्स पेबल लिख सकते हो। तो आपने उस अमाउंट पर टैक्स निकालना है। ये सब आपके पास प्रोसीजर आपको ऑलरेडी पता है, इसको मैंने अब दोबारा नहीं डिटेल बतानी है, आपको ऑलरेडी आप जानते हो। तो मेरा टैक्स आ गया 69,000 एंड हमारा HEC आ रहा है 4% के हिसाब से 27,160। तो टोटल मिलाकर आ गया 71,760। ये मेरा आ गया है टैक्स। ठीक है, कोई TDS पे नहीं किया है, इसीलिए जो टैक्स आया है वही मेरा एडवांस टैक्स टू बी पेएबल यही आएगा। ठीक है ना, आप चेक करो, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना लेस TDS, तो TDS नहीं है, नील कर दिया है। तो उसके बाद जो है एडवांस टैक्स हमारा आया 71,760। नाउ अब इसकी किस्त की बारी। तो पहले वही डेट्स 15 जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च। 15% ऑफ टैक्स, 30% ऑफ टैक्स, 30% ऑफ टैक्स एंड 25% ऑफ टैक्स। ठीक है, तो आपने किस्तें बनाई और ये आपके सामने किस्तें हैं। आप इनका टोटल करके चेक कर लेना कि टोटल इनकम टोटल जो टैक्स का अमाउंट है वो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, वरना क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपकी गलती रह गई है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और उठाने वाली हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं। श्रीमती जोशी, रेजिडेंट इन इंडिया एंड एज्ड 82 ईयर्स। ध्यान रखना, इंडिविजुअल भी है, रेजिडेंट भी है और सुपर सीनियर सिटीज़न भी है। तो मे भी अगर इनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से ना होती तो इनको टैक्स देने, एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी, बट अब देना पड़ेगा कारण इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आ गई है। तो बेचारी बड़ी अनलकी निकली कि उन्हें एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी जो टैक्सेबल इनकम बताई है, हमें ये बताई है बिजनेस की इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के आगे लिखा हुआ है 10 अक्टूबर 2020। क्यों लिखी हुई है ये डेट? इसीलिए इस डेट की वजह से सारे क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा। अभी थोड़ी देर में उस ट्विस्ट की बात करूंगी मैं। इंटरेस्ट ग्रॉस फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ PNB, पंजाब नेशनल बैंक में इनका पैसा जमा है, FDR फिक्स डिपॉजिट्स में। ठीक है, और क्या नाम है, इसका इंटरेस्ट इनको मिल रहा है, कितना मिल रहा है चेक करें, 26,000 है। देखिए अगर ये नॉर्मल सिटीज़न होती ना और सीनियर सिटीज़न नहीं होती तो इनको क्या करना होता, इनको 10,000 की डिडक्शन मिल जाती, लेकिन ये FDR ना होता, मतलब अगर सेविंग अकाउंट होता तो 10,000 तक की डिडक्शन मिल जाती। ठीक है, सीनियर सिटीज़न को याद रखना अंडर सेक्शन 80TTB में एक डिडक्शन मिलती है। अगर आपका पैसा बैंक में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा है तो आपको जो भी अमाउंट आपका इंटरेस्ट का आता है 50,000 रुपये तक की डिडक्शन सीनियर सिटीजन को मिलती है, याद रखिएगा। डिविडेंड की बात कर लेते हैं। डिविडेंड 3,000 है, एग्जेम्प्टेड ही होगा।
ठीक है। अभी आगे इसकी एग्जामिशन की बात करते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपनी लाइफ पर 25,000, ATC में डिडक्शन मिलेगी। शी विल डिपॉजिट इन PPF में भी ये 70,000 ATC में डिडक्शन आएगी। पेड टू PM रिलीफ फंड बाय चेक। PM रिलीफ फंड में अगर आप कोई डिडक्शन कोई डोनेशन देते हैं तो 100% डिडक्शन मिलती है, 25 की 25 आपको मिल जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का नहीं मिलेगी। रीज़न ये है कि आपने कैश पे किया है, ये आप देख सकते हो अंडर सेक्शन 80D। आप चेक करो, अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप चेक से पे करते हो तो डिडक्शन मिलती है, अब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अभी मैं आपको इसका ब्रीफ करके दिखा देती हूँ। मैंने आपका सारा क्वेश्चन पढ़ लिया है, हमारा मेन फोकस एडवांस टैक्स बताना है। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालेंगे। सारे हेड्स लगाए यहाँ पे, ठीक है, डिडक्शन दी और उसके बाद ये 50,000 की 26,000 की डिडक्शन आपको इंटरेस्ट की मिल गई, 25,000 की ATC की मिल गई, 95 की मिल गई आपको ATC की। मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आई थी 12,51,000, ये डिडक्शन मेरी 1,46,000 की मिल गई। याद रखिए ये 1,50,000 तक की मिलती है, इससे ज़्यादा की नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल इनकम आ गया 11,05,000, ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें। याद रखना सीनियर सिटीज़न है तो पहला 5 लाख इनका नील होता है, नॉर्मल सिटीज़न में 2.5 लाख, सीनियर सिटीज़न में 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीज़न में हमारा 5 लाख, पहला 5 लाख जो है हमारा टैक्स फ्री होता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स पेबल ऑन 10,80,000। वाई 10,80,000? एक मिनट चेक करते हैं। हाँ, एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। भाई टैक्स जब आप निकालते हैं आपको याद है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हम टैक्स अलग निकालते हैं क्योंकि स्पेशल इनकम है ना। तो मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25 थी, तो मैंने 25 हटाए यहाँ से, तो वो बन गया मेरा 10,80,000। मैंने उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू रूल टैक्स निकाला। मैं सीधा टैक्स पे आ रही हूँ, 1,28,960 बनता है। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा एग्जाम्प्ट है? बिल्कुल भी नहीं। तो भाई निकालो इसका टैक्स भी, 25,000 के ऊपर 20% और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका 4% है। तो ये हो गया हमारा कितना, 1,28,960 तो हमारा आ गया था 10,80,000 पर, और इसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्स आ गया मेरा 5200। टोटल टैक्स कितना बना मेरा? 1,34,160। अब आप सोचोगे कहानी में ट्विस्ट कहाँ गया, मैडम ने अभी ट्विस्ट की बात की थी, तो ट्विस्ट मैं अभी लाने वाली हूँ। हमारा एडवांस टैक्स कितना बना बच्चों? 1,34,160। लेकिन क्या आपको इतना ध्यान है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो मुझे 10 अक्टूबर को मिला था, 10 अक्टूबर को मिला था। मेरी दोनों किस्तें पहले ड्यू होती हैं जून में और सितंबर में। इसका मतलब अक्टूबर तक तो मेरी इनकम वो थी ही नहीं। जब वो मेरी इनकम ही नहीं थी तो उसका टैक्स भी तो मुझे नहीं देखना चाहिए ना, टैक्स तो मेरा बाद में जनरेट हुआ। जब इनकम आएगी टैक्स तो तभी जनरेट होगा। तो इसका मतलब पहली दोनों किस्तों में तो 1,28,960 ही तो थे टैक्स के, लेकिन 5200 कब आए? अक्टूबर में आ गए। अब मेरे लास्ट की दोनों किस्तों में जो मेरा टैक्स बनेगा वो 1,34,160 बन जाएगा। तो अभी ध्यान देना कि इंस्टॉलमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आ जाइए इसके ऊपर, देखिए 15 जून तक मेरा टैक्स बनता है 1,28,960, उसका 15% दे दो, दे दिया जी, ये रहा 19,344। चलिए फिर आगे सितंबर तक भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं था, इसलिए मेरा टैक्स सिर्फ 1,28,960 ही था, 30% दे दूँ, ये दे दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही दिसंबर आया तो पता लगा कि अक्टूबर में तो मेरा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ था जिसका टैक्स मेरा 5200 बनता था, जिसकी वजह से टोटल टैक्स मेरा 1,34,160 बना। तो अभी अगली किस्त जो बनेगी वो 1,34,160 पे बनेगी। ये है कहानी में ट्विस्ट, यानी कि पहली दोनों किस्तें 128,960 पे और बाकी की दोनों किस्तें 134,160 पे। रीज़न, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा अक्टूबर में जनरेट हुआ है, तो टैक्स भी तो मेरा अक्टूबर में ही जनरेट होगा ना, है कि नहीं बात? जो लॉजिक है वही देखना हमको। इसीलिए पहली दोनों किस्तें मैं पहले वाले टैक्स पे लगाऊंगी, अगली दोनों किस्तें मैं अगले वाले टैक्स पे कैलकुलेट करूंगी। अभी क्या किया था मैंने, 15% के हिसाब से ले लिया, 30 के हिसाब से ले लिया। जब मैंने 1,34,160 के ऊपर 75% किया, अब आपको कहोगे मैडम 75 क्यों कर रहे हो, 30 करो ना। अरे बाबा, पहले आपको ये देखना है पहले भी टैक्स कितना पे कर चुकी हो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या इस किस्त में आपको देखना है लेटेस्ट टैक्स। लेटेस्ट टैक्स मेरा 1,34,108 है,
ठीक है। नाउ अगर मेरे से कहा जाता कि दिसंबर तक कितना पेमेंट आप सरकार को देना चाहते हो या देना होता है, 75% देना होता है ना टोटल, तो 15 दिसंबर तक तो 1,34,160 का 75% सरकार को चले जाना चाहिए। तो ये बनता है मेरा 1,06,20, जिसमें से 19,344 और 38,688 मैं पहले दे चुकी हूँ। इनको टोटल करूँ और 1 लाख में से हटाऊँ तो मेरा 42,588 बनता है। अब समझ में आया? ऐसे कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना इस बात का। अगर आपने यहाँ पर 1,34,160 का सीधा 30% कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, समझ में आया? कारण कि यहाँ पे 30% कर लोगे आप तो सोचोगे मैंने ठीक किया, लेकिन पहले वाले अमाउंट में तो 1,34,160 का 30 नहीं है ना, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे पता है आपको क्या करना है, आपको लेटेस्ट टैक्स का 75 करना है और जितना बनता है उसमें से पुराना टैक्स जो दे चुके हो वो निकालना है एंड देन माइनस बैलेंस जो है वही आपको पे करना है। अब आगे कोई टेंशन नहीं है, आगे आप 1,34,160 का सीधा 25 कर दो, कोई इशू नहीं है। कर दिया मैंने, इसलिए लिख भी दिया है ताकि आपको डाउट ना रहे। तो ये करा मैंने और ये बन गया मेरा 33,540। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे भी कर लो कि जो टैक्स बनता है मेरा 1,34,160 और अभी तक मैंने कितना पे कर दिया जरा चेक कर लें। 19,344, 38,688, 42,588, ये टोटल हमारा हो गया 1,06,20 माइनस करके आ गया मेरा 33,540। तो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में टेंशन नहीं है, टेंशन ये बीच वाली में होती है जहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है ना, कोई नई चीज़ आई, कोई नई चीज़ चली गई, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको निकालना है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इस तरीके के थोड़े से जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं ना, जो जिसमें बड़ी टैक्टिक्स इस्तेमाल होती हैं, वो आपको ध्यान से करने हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बात करेंगे।